सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की कैसे करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक है, बीपीएससी में हमें ऐसा इस पार्ट से 2 से 3 नंबर आते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट होता है आपका 1773 से, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ काम हुई थी, जैसे पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत होती है। जो संसद ब्रिटिश के संसद था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार नियंत्रण कब स्टार्ट होता है 1773 में। दूसरा इसमें काम करते हैं इस एक्ट के थ्रू बम्बई एंड मद्रास की प्रेसिडेंसी को बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है, और जो बंगाल का गवर्नर है उसको हम लोग नाम चेंज करके कर देते हैं, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पहले देखिए 1773 से पहले क्या था, बंगाल गवर्नर, उसको नाम कन्वर्ट करके हम लोग कर देते हैं गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना, एक क्या होता है कि गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना होता है, क्या होता है उसमें 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, 4 मेंबर 1 2 3 एंड 4 मेंबर, और एक जनरल गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 टोटल 5 मेंबर ही उस जितने भी डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट का वो डिसीजन लेते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जनरल गवर्नर परिषद की स्थापना भी किया जाता है। उसके बाद है पोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पोर्ट विलियम कहाँ पे है, कोलकाता उस टाइम पे बंगाल में था। वो वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का क्या करता है, स्थापना करता है। ये 10 पॉइंट और है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एक्ट को ब्रिटिश इंडिया में एकल यूनिटरी टाइप का सरकार की स्थापना की नींव रखी। देखिए इसी एक्ट से एक यूनिटरी सरकार, इट मीन्स हुआ जैसे अभी हमारे पास है राज्यसभा लोकसभा इस तरह से ना, और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक एकल प्रकार के शक्ति के साथ सरकार क्या करता है, गठन करता है। दूसरा, लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट के प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वो कंपनी के मामलों को ठोस, सुस्पष्ट एवं निर्णायक स्वरूप प्रदान कर सके, और वर्ग के अनुसार यह एक्ट राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय आस्था एवं राष्ट्रीय न्याय का उल्लंघन था। ठीक है, तो ये इस एक्ट के बारे में उस टाइम पे कमेंट हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पार्ट से जनरली। देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आया था आपका, उसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए 1773 में पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1784 में आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट। इस पर क्या हुआ, देखिए पहला काम क्या हुआ कि कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। तो देखिए उसमें पहले क्या होता, कंपनी पर संसद का क्या हुआ था, बढ़ रहा था। ठीक है, और इसमें जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो कंपनी के सरकार पर क्या हुआ, नियंत्रण बढ़ गया। इसके बाद भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसके 4 के स्थान पर 3 सदस्य। पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, जो जनरल गवर्नर के अलावा कितने मेंबर थे, 1 2 3 एंड 4। इस एक्ट में आगे क्या कर दिए, 4 के जगह पे 3 मेंबर कर दिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि भारत में कंपनियों के अधिकृत प्रदेशों की पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। जो भारत के नाम से पहली बार क्या हुआ कि एक अधिकृत किया गया। पहले क्या था कि भारत में जितने भी प्रदेश था सब ब्रिटिश के अधिकृत था, लेकिन पहली बार क्या हुआ, भारत प्रदेश के नाम भी दिया गया। इसके बाद है बम्बई एंड मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय काउंसिलिंग की बनाई। देखिए इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में बम्बई और मद्रास को दोनों प्रेसिडेंसी को उसके अंदर कर दिया गया था, बट इस एक्ट के तहत वहाँ के जो मद्रास और बम्बई में जो गवर्नर की सहायता के लिए क्या किया, वहाँ पर भी 3-3 सदस्यीय काउंसिलिंग बनाई गई। ठीक है, ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि सर कॉटनी एल्बर्ट इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा बनाई गई। नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा प्रतिनिरीक्षण यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही। देखिए क्या हुआ कि उस एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया, बोर्ड में 2 तरह का बोर्ड बनाया गया। एक तो था कि सरकार कानून पर नियंत्रण करेगा, दूसरा उसके कामकाज पर, इसलिए वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, जिसका डायरेक्ट को नियंत्रित करना था।
इस प्रकार से हमारे देश में पहली बार दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। पहला एक कंपनी के द्वारा, दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। 1784 के बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। इसमें क्या किया कि कंपनी ने भारत के साथ व्यापार के एक अधिकार को छीन लिया गया और भारतीय व्यापार और सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। देखिए क्या हुआ कि कंपनी ने भारत के व्यापार के जो अधिकार था उसको छीना, पहला ये काम हुआ। ठीक है। दूसरा क्या किया इन्होंने कि भारतीय व्यापार जो भारत में व्यापार के लिए सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया। पहले क्या था कि जैसे विदेश से आप लोग नहीं आके यहाँ पे व्यापार कर सकते, लेकिन यहाँ के खोल दिया। और दूसरा काम किया इन्होंने कि ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार की आज्ञा दे दी गई। ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1813 की घटना है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। देखिए पहले आया 1773, 1784, 1813, 1833। इसमें कह रहे हैं जो मुख्य बातें हुई हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, देखिए इसमें क्या किया, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब इसका नाम चेंज करके कर दिया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तीसरा कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और कंपनी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों की समानता के आधार पर व्यवहार करने की बात की गई। और इसमें एक नोट्स है कि लॉर्ड मॉरल के अनुसार यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 तक पास किए गए अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इसमें ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन अपनी इच्छानुसार वापस ले सकती है। दूसरा भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई। पहली बार व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने अनुरूप नियमों का निर्माण कर सकती है। इसके बाद आया आपका 1858 अधिनियम। इसमें भारत का शासन कंपनियों के हाथों से सब ब्रिटिश ताज ने ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अब तक वो भारत में क्राउन ताज का प्रतिनिधि होगा। अब वो भारत में क्राउन का प्रतिनिधि होगा। भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो आपको 1784 में लेके आया था उसको खत्म कर दिया गया था 1858 में। ठीक है। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। इसमें केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। काउंसिलों में गैर सरकारी का सदस्यों की नियुक्ति। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के आकार एवं कार्यक्षेत्र को विस्तार किया गया। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निश्चित दशा के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया और इसके बाद परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट था इस 1861 के बाद आता है भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या होगा कि भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यपालिक प्रणाली में भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार प्रावधान हुआ। प्रथम बार प्रावधान हुआ। परिषदों को पहली बार विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना और परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की भी प्रक्रिया प्रारंभ। फिर 1919 में आया भारत अधिनियम 1919। इसी को बोलते हैं मैंट्यू चैम्फोर्ड सुधार। इसमें क्या होगी, प्रांतों में 10 शासन व्यवस्था, प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण कुछ ढीलापन। केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं को 2 सदनों में विभाजित किया गया जो भारतीय विधानसभा भारतीय विधान परिषद की, जैसे केंद्रीय में अभी वर्तमान में है लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद। इसी एक्ट के तहत ये स्टार्ट हुआ था। प्रांतीय व्यवस्था के सदस्यों की संख्या को वृद्धि की गई और सिखों, आंग्ल भारतीय, ईसाइयों एवं यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया। ये कौन सा एक्ट में था, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम
1935 इसमें भारत संघ की स्थापना में प्रांतों को शासन के अधिकार दिया गया। शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों में संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती, इसको इसे समझ सकते हैं। जैसे संघीय मतलब वो अभी देश में कुछ कानून बनता है वो देश के है, प्रांतीय मतलब स्टेट, और समवर्ती मतलब कंट्री और स्टेट दोनों मिलकर जो कानून बनाते बांट दिया गया। संघ सरकार के लिए दैव शासन की व्यवस्था और संघीय न्यायालय और केंद्रीय बैंक की स्थापना। केंद्रीय संघीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, अभी जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट, और केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक, ये दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1935 अधिनियम के तहत। जो लास्ट एक्ट है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हो गया? ब्रिटिश संसद की उत्तरदायिता एवं प्रभुसत्ता की समाप्ति, डोमिनियल व्यवस्थाओं में संपूर्णता संपन्न बन गई, गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर संपादिक प्रमुख बन गए, और ब्रिटिश साम्राज्य देशी राजाओं से सर्वोच्च सत्ता समाप्त, और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों के निर्माण का प्रावधान, और ब्रिटिश साम्राज्य के भारत साम्राज्य की उपाधि समाप्त। तो ये था आपका पूरे संवैधानिक विकास का एक शॉर्ट वीडियोस। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।